एपिसोड 36। आशी ने क्यों दिया क्रिश को तलाक। हाँ साइको, उसे छोड़ दो प्लीज। आशी ने भी क्रिश से रिक्वेस्ट की और फाइनली ना चाहते हुए भी क्रिश ने एक गहरी सांस लेकर झटके से डेनिस के गले को छोड़ा। और ऐसा होते ही धड़ाम की आवाज के साथ डेनिस जमीन पर पड़ा खास रहा था। तो रॉकी और समर दौड़कर उसे संभालते हैं। तो एना ने क्रिश ने पर गुस्सा होते हुए कहा, क्रिश ये क्या हरकत है, तुमने घर आए मेहमान के साथ। मेहमान है तो क्या मेरी बीवी से चुपकेगा। ये होता कौन है इसे छूने वाला। क्रिश की आंखें अब भी अंगारों की तरह जल रही थीं। दोस्त है मेरा, आशी एकदम से चिल्लाए, जिसे सुनते ही हॉल में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। तो क्रिश की आंखें हैरानी और झटके से आशी के चेहरे पर ठहर गईं। उसकी पलकों में हरकत हुई, जैसे ये शब्द उसे छूकर निकल गए हों या चुभ गए हों। तो वहीं आशी, सांसें तेज थीं, आंखें लाल और चेहरे पर घबराहट लिए जल्दी से दौड़ फ्लो पर पड़े डेनिस को संभालते हुए बोली, डेनिस आर यू ओके? ओ माय गॉड, समबडी हेल्प, प्लीज पानी लाओ। आशी डेनिस की फिक्र कर रही थी। माही पानी का गिलास थमाती है, आशी उसके होठों तक लाती है और क्रिश वो खड़ा देखता रहता है। उसे आशी का यूं किसी और के करीब बैठना, उसकी फिक्र करना, सब कुछ अंदर तक चीर देता है। उसकी आंखें सिकुड़ चुकी थीं। क्रिश की आंखों की पुतलियां सिकुड़ चुकी थीं। आंखों में पागलपन, नसें उभरी हुई, जैसे गुस्से में उसकी रगों में लहू नहीं, आग दौड़ रही हो। हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी और चेहरा एक जुनूनी दरिंदे सा। क्रिश की नजरें अब भी जल रही थी, जो अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत को किसी और के करीब देखकर पागल हो चुका था। और तभी राहुल ने परेशान होकर कहा, दोस्त है आशी, यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम डेनिस को पहले से जानती हो? कैसे? और तभी आशी ने दानिश की पीठ सहलाते हुए कहा, आप भूल गए बाबा। अरे ये डेनिस है, याद कीजिए। आज से कुछ ही साल पहले पटना पुलिस स्टेशन के बाहर आपको और मुझे एक अंग्रेज लड़का मिला था, जिसे हिंदी नहीं आती थी और उसका सामान रेलवे स्टेशन से किसी ने चोरी कर लिया था। आशी की बात पर राहुल ने दिमाग पर जोर दिया और अगले ही पल, ओ हाँ याद आया, वो लड़का जिसे हिंदी नहीं आती थी और उसके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट भी उसके सामान के साथ चोरी हुए थे। पुलिस वालों ने भी यह कहकर कि वो उसका सामान ढूंढने की कोशिश करेंगे और जब मिल जाएगा तो बताएंगे, कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। और वह लड़का बीमार भी था, मेरे ही स्कूटर के आगे बेहोश हो गया था। और फिर आप लोग उसे इंसानियत के नाते अपने साथ हमारे आश्रम ले आए थे, जहां पूरे एक हफ्ते रहने के बाद फाइनली, आपकी बहुत कोशिशों और सिफारिश के बाद फाइनली उस लड़के को उसके डॉक्यूमेंट वापस मिले थे, है ना बाबा? मुझे याद आया, कहते हुए गौरी आगे आए कि तभी उसके शब्द सुन उसके बगल में खड़ा निक अपनी जलन को सामने लाते एकदम से गौरी का हाथ पकड़ वापस अपने करीब कर लेता है। हिलना मत, यहां से टांग तोड़ दूंगा, निक ने धीरे से मगर अपनी पजेसिव वार्निंग भरी आवाज में कहा, जिसे सुन गौरी का मुंह बन गया। और तभी फ्लो पर पड़ा हुआ डेनिस, जिसने गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला था, बोला, दोस्तों यहां सारी कन्वर्सेशन इंग्लिश में हो रही है। यस, आई एम डेनिस। आई नेवर फॉरगॉट व्हाट यू ऑल डिड फॉर मी, स्पेशली लिटिल स्वॉन। उस दिन आप लोगों ने मेरी जिस तरह मदद की थी और मेरा ख्याल रखा था, मैं कभी नहीं भूल सकता था। खास तौर से लिटिल स्वान, जो हर दिन मेरे लिए पुलिस स्टेशन जाकर लड़ कर आई थी और उन लोगों के नाक में इतना दम कर दिया था कि फाइनली वो मजबूर हो गए थे चोर को जल्दी ढूंढने के लिए। आप लोगों ने अनजान होते हुए भी मेरी बहुत मदद की थी, जिसका एहसान मैं उस वक्त नहीं चुका पाया, क्योंकि वापस जाकर मुझे पता चला था कि मेरी मॉम को कैंसर है और डैड के न रहने पर हम पर बहुत कर्ज हो गया था। उस वक्त मुझे टूर का बहुत शौक था, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारियों ने इस कदर मुझे बांध दिया कि फिर आप लोगों से मिल नहीं पाया। हालांकि आपके दिए हुए नंबर पर मैं बहुत बार कॉल और लेटेस्ट ट्राई किया, लेकिन किसी का भी रिस्पांस वापस नहीं आया। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने लिटिल स्वान को एक मॉल में देखा था, जहां उसने जाने अनजाने एक बार फिर मेरी मदद की थी। और इससे पहले मैं उससे मुलाकात करता हूं, वो गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई थी कि फाइनली मैं लिटिल स्वान से मिलकर रहूंगा। और कुछ दिन पहले जब मैंने डेविल अंकल के साथ लिटिल स्वान को देखा, तो मुझे मालूम हुआ कि वो उनकी बेटी है। यानी ये दुनिया सचमुच बहुत छोटी है। आप लोगों से एक साथ अचानक यहां मुलाकात हो गई, कहते हुए डेनिस अपनी कंडीशन को पूरी तरह भूल मुस्कुराते हुए आशी की तरफ देखने लगा, जैसे मानो उसकी आंखों में ही उसकी राहत छुपी हो। तो वही आशी के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर उनके आंखों के बीच जो नजरों का तार जुड़ा था, वो क्रिश की रगों में तेजाब घोल गया। क्रिश का पारा तो एक बार फिर हाई हो चुका था। उसने एक झटके में आगे बढ़ते हुए आशी को उसके कंधों से पकड़कर डेनिस से दूर किया। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में जहर भरी आग और आवाज में एक तूफान।
स्टॉप इट फाइवफ्लाई, जानता हूं तुम्हें चैरिटी का कुछ ज्यादा ही शौक है और उससे भी ज्यादा दोस्त बनाने का, लेकिन बिना किसी के बारे में जाने उसे यूं ही दोस्त बना लेना। हर चेहरा मासूम नहीं होता और हर हाथ मददगार नहीं। यू आर सच अ फूल। आशी सांस रोककर, आह साइको, ये तुम। इससे पहले आशी आगे कुछ कहती, डेनिस, जो अब तक सभ्यता ओढ़े बैठा था, तुरंत खड़ा हुआ। उसने आशी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम हो कौन? और तुमने लिटिल स्वॉन को इस तरह क्यों पड़ा है? छोड़ो उसे, उसे दर्द हो रहा होगा। लिटिल स्वॉन, आर यू ओके? कौन है यह आदमी? और इससे पहले डेनिस आगे कुछ कहता, व्हीलचेयर पर बैठी सलोनी जी हैरानी से अपनी फटी फटी आंखों और खुले मुंह के साथ बोली, अक्षत भैया की बेटी, डेनिस की लिटिल स्वॉन यानी। सोचते हुए उनके हाथ कांपने लगे थे, बदन थरथराने लगा था और जुबान लड़खड़ा रही थी। एक अजीब सा खौफ और घबराहट उनकी आंखों में पनपने लगा था, वो खौफ जो सिर्फ ब्लैक ड्रैगन किंग का नाम सुनकर महसूस करता है। कि तभी डेनिस के हाथ की पकड़ आशी के हाथ पर देख क्रिश तो मानो अंगारों पर लौटने लगा था और अब उसकी नाक से सांसों की जगह जहर निकल रहा था। बीवी है मेरी, शी इज माई वाइफ। क्रिश की गरजती हुई आवाज ऐसी थी जैसे किसी तूफान ने घर की दीवारें हिला दी हो। और मैं उसका हस्बैंड, शी बिलोंग्स टू मी, टू वन एंड ओनली क्रिश डेविडसन। सुन लिया तुमने? तो आई होप तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वो दहाड़ा और अगले ही पल क्रिश ने डैनीज के हाथ को एकदम से अपने उस हाथ से हटाया जिस हाथ से क्रिश ने आशी को पकड़ रखा था और डेनिस उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। क्रिश के शब्दों में वह ललकार थी जिसे सुनते ही डेविडसन विला की दीवारें तो कांप रही थी, सलोनी जी की आंखें और फैली, तो वही डेनिस को तो मानो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। वह पीछे हट गया, उसकी सांसें अटकने लगी और उसे चारों तरफ का नजारा घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसके कानों में क्रिश डेविडसन की बातें गूंज रही थी। बीवी है मेरी, शी इज माई वाइफ। डेनिस बेयकीन आंखों से आशी की तरफ देखने लगा और अब उसे अपनी दुनिया लुटती हुई नजर आ रही थी। उसके ख्वाब, आशी के साथ मुलाकात और उसके बाद के कई हसीन ख्वाहिश चूर चूर होने लगी थी। और तभी खुशी तेज लेकिन विनम्र मुस्कान के साथ, अरे मैं तो तुम्हें मिलवाना ही भूल गई सलोनी, इससे मिलो, ये है आशी मेरी बेटी और यह हॉलीवुड एक्टर क्रिश डेविडसन। तुम्हें नाम तो सुना होगा, यह आशी का हस्बैंड है और हमारा दामाद, और हाँ राहुल का बड़ा बेटा। खुशी की बात पर रॉकी भी कहाँ पीछे रहने वाला था, एकदम से उछलते हुए अपने भाई के कंधे पर हाथ मारते गर्व से बोला, और हाँ सिर्फ हॉलीवुड एक्टर ही नहीं बट ऑल्सो द माफिया किंग, द ब्लैक ड्रैगन किंग। इसीलिए तो खून गर्म रहता है मेरे भाई का और गुस्सा थोड़ा रॉयल स्टाइल में आता है, तेज और जानलेवा। बस इसीलिए गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता है, कोई पर्सनल नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर वाला मसला है। सॉरी डेनिस, अपने भाई की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज माइंड मत करना, ओके? कहकर रॉकी मुस्कुराया और तभी समर आगे आते हुए डेनिस के कंधे पर हाथ रख बोला, और हाँ एक सजेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्त। वो क्या है ना, हमारा ब्रदर अपनी फायरफ्लाई को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव और पजेसिव है। हाँ वो बात अलग है कि हमें थोड़ी छूट है पर बाकी लोगों के लिए खतरा हाई लेवल पर है, इसीलिए प्लीज उससे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि वह क्या है ना, दोस्ती अपनी जगह लेकिन जान भी तो सलामत होनी चाहिए, तभी तो दोस्ती निभाओगे है ना? वेल, फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम्हारी दोस्ती उमड़ उमड़ कर बाहर आए और तुमसे संभाले ना संभले तो हम है ना, हमसे संपर्क करना। हम लोग दोस्तों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। रॉकी और समर हंसने लगे, माहौल को हल्का करने की नाकाम कोशिश। और तभी आशी ने नोटिस किया कि क्रिश की पकड़ उसके हाथ पर कुछ ज्यादा ही टाइट हो रही है। उसने आशी को अपने करीब कर रखा था और खोलती निगाहों से डेनिस को घूर रहा था, मानो उसे अभी ही फाड़ कर खा जाएगा। उसकी आंखों की वो जलन लाख छुपाए नहीं चुप रही थी। तो वही अपने साइको की आंखों में इस लड़के के लिए जलन और अपने लिए ओवर प्रोटेक्टिव नेचर देख आशी की आंखों में चमक आई और साथ ही होठों पर एक खुराफाती स्माइल। उसने दिल ही दिल में खुद से कहा, ओ तो जनाब को जलन हो रही है, वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो फाइनली इस घमंड और अकड़ की दुकान को हाई स्टैंडर्ड लिमिटेड एडिशन कलेक्शन से उठाकर सड़क के 2 रुपए किलो के भाव तक लाने का रास्ता मिल गया मुझे। साइको के बच्चे, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे तड़पाने का, मुझसे दूरियां बनाने का, तो अब देखो मैं कैसे तुम्हें तुम्हारे ही खेल में हराती हूँ। क्या कहा था तुमने? हाँ, कि मेरी अदाओं और हुस्न का जलवा तुम पर नहीं चलेगा। तो ठीक है, अदाओं और हुस्न का ना सही लेकिन जलन का जलवा तो चलेगा ना। जानती हूँ बहुत अच्छे से, तुम हर उस पल में खुद को काबू कर सकते हो जिस पल में मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन क्या हो जब तुम्हें ये पता चले कि मैं अब तुम्हारी नहीं हूँ? क्या कहा था तुमने कल?
मैं तुम्हारी तरफ से आज़ाद हूँ। तो ठीक है, अब देखो तुम्हारी यह फायरफ्लाई तुम्हारी दी हुई इस आज़ादी को कैसे इस्तेमाल करती है। बस तुम देखते जाओ। अब अगर मैं भी तुम्हें तुम्हारे किए और कहीं पर रिग्रेट ना करवा दिया तो मेरा नाम भी आशी जेकेडी। नो नो नो, आशी द ड्रैगन क्वीन नहीं। अब देखो ये ड्रैगन क्वीन तुम्हारे अंदर कहाँ कहाँ आग लगती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा साइको, बहुत मजा आएगा जब मुझे तड़पाने वाली तड़प में तुम खुद तड़पोगे। सोचते हुए आशी के होठों पर एक डेविल स्माइल थी कि तभी उसकी सोच से अनजान क्रिश आशी का हाथ पकड़ वहां से जाने लगा। और तभी डेनिस अपने होश में आया और लड़खड़ाती जुबान में बोला, शादी लिटिल स्वान, यह क्या कह रहा है तुमने? शादी कर ली और ये तुम्हारा हस्बैंड? प्लीज कह दो यह मजाक है। कहते हुए डेनिस के होठों पर कभी झूठी तो कभी जबरदस्ती की मुस्कान और एक्सप्रेशन आ रहे थे, मानो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह सब मजाक है। मजाक नहीं, सच है, मैं इसका हस्बैंड, एक्स हस्बैंड। अचानक आशी की ठंडी, स्टेज और कर्कश आवाज हाल की दीवारों को चिर चुकी थी, जिसे सुनते ही आसपास खड़े सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हुई, क्योंकि किसी को भी आशी के इस जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, जिनमें क्रिश भी शामिल था। उसने झटके से आशी की तरफ नजर उठाकर देखा कि तभी आशी ने धीरे से उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा, यह मजाक नहीं है डेनिस, साइको ने तुम्हें सच बताया है, यह मेरा हस्बैंड है, लेकिन एक्स हस्बैंड है। कुछ महीने पहले ही हमारा तलाक हुआ और अब हम दोनों पूरी तरह सिंगल हैं। वो क्या कहते हैं, एक दूसरे की तरफ से आजाद। एम आई राइट साइको? आशी होठों पर सार्कास्टिक स्माइल लिए क्रिश की तरफ देखती है, तो वही उसकी बात सुन डेनिस का दिल, जो कि अब तक चूर चूर हो चुका था, अगले ही पल उसमें कुछ जान आने लगी थी। उसमें हरकत हुई, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझता, क्रिश ने आशी का हाथ पकड़ गुस्से से अपने करीब करते हुए दांत पीसकर कहा, What the hell Firefly? What nonsense are you talking about? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? क्यों झूठ है क्या साइको? आशी, जो कि क्रिश के करीब थी, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या ये झूठ है कि हम दोनों का डिवोर्स 6 महीने पहले हो चुका है और अब हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है? या ये झूठ है कि हम दोनों का रिश्ता है, लेकिन तुम उससे नजर चुरा रहे हो, प्यार करने का दावा करते हो और अपनी मोहब्बत के जज्बातों को ना समझकर अपनी फायरफ्लाई को तड़पा रहे हो? या ये झूठ है कि मेरे बार बार तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले कदमों को तुम अपने कदम पीछे लेकर दूरी बना रहे हो, खुद भी जल रहे हो और मुझे भी जला रहे हो, और कल रात तो तुमने हद कर दी यह कहकर कि मैं तुमसे आजाद हूं। क्या सच में आजाद का मतलब जानते हो तुम? कहते हुए आशी की आंखें भरने लगी थी। उसके शब्द तीखे थे, लेकिन इतनी धीमे कि क्रिश के अलावा कोई और सुन ही नहीं पाया। और तभी खुशी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, आशी स्टॉप इट, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इस तरह की बातों का क्या मतलब है? देखो, अगर तुम्हारा क्रिश के साथ कोई झगड़ा हुआ है तो बेहतर है तुम लोग उसे अपने बेडरूम में सुलझाओ, ना कि इस तरह फालतू का ड्रामा और सीन क्रिएट करो। अपने कमरे में जाओ। माँ, लेकिन आशी, मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। क्रिश। खुशी ने सख्ती से क्रिश और आशी की तरफ देख इशारा किया। इसके बाद आशी, जो खुद यहां अब खड़ी नहीं रहना चाहती थी, गुस्से से क्रिश को घूर वहां से चली गई। और उसके जाते ही क्रिश एक गहरी सांस लेकर सामने खड़े अक्षत की तरफ देखा है। क्रिश की आंखों में एक अजब सा दर्द था, जिसे महसूस करते ही अक्षत ने आंखों ही आंखों में कहा, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं यंग मैन, मोहब्बत की राहें इतनी आसान नहीं होती। यह आज का दरिया है, तूफानों का जलजला है, इसमें फंसने वाला सांसें तक खो देता है। अभी भी वक्त है, सच बता दो, इससे पहले कि अगर दरिया है तो ड्रैगन किंग इसे उड़कर पार करेगा, और अगर आग है तो वह इसमें उतरेगा भी और किनारा भी हासिल करेगा, लेकिन अपनी फायरफ्लाई तक एक चिंगारी भी पहुंचने नहीं देगा। और यह मेरा वादा है खुद से। उसे कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानता हूं। आप तो बस वो कीजिए जो आप अच्छे से कर सकते हैं, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए मास्टर। आई विल हैंडल इट। अपने दिल में रहते हुए क्रिश की आंखें ज्वाला की तरह धधक रही थी, और अगले ही पल वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। तो वही उसके दिल के शब्दों को सुन अक्षत ने भी गहरी सांस ली। इस वक्त उनके चेहरे पर डार्क के साथ मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। मैं इंसान हूं, स्टैचू नहीं। अगर दरिया है तो ड्रैगन किंग इसे उड़कर पार करेगा, और अगर आग है तो वह इसमें उतरेगा भी और किनारा भी हासिल करेगा, लेकिन अपनी फायरफ्लाई तक एक चिंगारी भी पहुंचने नहीं देगा। और यह मेरा वादा है खुद से। उसे कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानता हूं। आप तो बस वो कीजिए जो आप अच्छे से कर सकते हैं, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए मास्टर। आई विल हैंडल इट। अपने दिल में रहते हुए क्रिश की आंखें ज्वाला की तरह धधक रही थी, और अगले ही पल वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया।
तो वहीं उसके दिल के शब्दों को सुन अक्षत ने भी गहरी सांस ली। इस वक्त उनके चेहरे पर डार्क के साथ मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। दूसरी तरफ क्रिश जब कमरे में आया, कमरे में दोपहर की रोशनी तकिए पर आकर गिर रही थी और उस रोशनी के बीच, तकियों के बीच मुंह छुपाए, कांपती सांसों के साथ लेटी थी आशी। उसकी पीठ क्रिश की तरफ थी, लेकिन उसकी सिसकियां इतनी साफ थीं, जैसे हर आह क्रिश के सीने में खंजर बनकर उतर रही हो। क्रिश के कदम ठहर गए। अपनी मोहब्बत, अपनी छोटी सी फायरफ्लाई को तकिए के बीच मुंह डाले सी सकते हुए देख उसका चेहरा सर्द लेकिन दर्द से भर गया, मानो जैसे किसी ने सीना चीर दिया हो। आंखें अब भी उसी आग से भरी हुई, पर दिल में एक कोमल धड़कन थी जिसे वो दुनिया से छुपा रहा था। क्रिश वो वहीं रुक गया। उसकी आंखों से धधकती ज्वाला अब एक बर्फीली चुप्पी में बदल चुकी थी और आंखों में तूफान बह रहा था। तुम्हारी हर आह मेरी रूह खा जाती है, मेरी जान। सोचकर उसने एक ठंडी आह भरी और धीरे से वो आगे बढ़ा। उसकी चाल में वो ठहराव था जो किसी तूफान से पहले आता है, और बेड पर उसके पास बैठ गया। उसकी कांपती पीठ को देखा और एक हाथ उसके कंधे पर रखकर फुसफुसाया, फायरफ्लाई माय लव, लव माय फुट, बात मत करो मुझसे। वह अचानक चीखी और रोते हुए उठकर बालकनी की तरफ भाग गई। क्रिश उसे जाता देखता रहा, फिर अपना सिर झटककर बड़बड़ाया, यूएफएफएफएफ, फिर से नहीं। उसने धीरे से नजर घुमाई तो कमरे में की डेकोरेशन में रखे वास में गुलाब के फूल देख उसके होठों पर एक मुस्कान आई। वो जल्दी से अपनी शर्ट पेंट की पॉकेट टटोलने लगा तो पेंट की जेब में रखी एक चॉकलेट उसके हाथ लगी। जो मोहब्बत के एहसास में पागल उस साइको को हर पल अपने पास रखने की आदत हो चुकी थी, जैसे उसकी फायरफ्लाई की कोई निशानी हो। वो जल्दी से उठा, गुलाब लिया, चॉकलेट संभाली और बालकनी की तरफ बढ़ा। जब अचानक की पॉकेट में रखा उसका मोबाइल फोन रिंग करता है तो उसके कदम रुके। उसने मोबाइल फोन निकाल जैसे ही उस पर फ्लैश हो रहे हैं नंबर को देखा तो आंखें गंभीर हुई। कॉलर आईडी मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय, श्रेया के पिता और अक्षत जिंदल के खास असिस्टेंट। उसने बिना सोचे फोन रिसीव किया। यस मिस्टर ओबरॉय, दूसरी तरफ से कुछ सुना और चेहरा अचानक हद से ज्यादा डार्क हुआ। व्हाट, कब? मैं आ रहा हूं। जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट किया, पलटा और जाने को हुआ कि तभी उसे कुछ याद आया, हाथों में गुलाब का फूल और चॉकलेट। उसकी नजर एक बार फिर पलट बालकनी की तरफ गई जहां उसकी फायरफ्लाई, उसकी मोहब्बत, उसका पागलपन थी जो अभी भी उससे नाराज और रोती हुई थी। दिल ने कहा वो उसे संभालने जाए, लेकिन दिमाग ने कहा फर्ज जरूरी है, और फाइनली फर्ज की जीत हुई। उसके हाथ की मुट्ठी कसी, उसने एक गहरी सांस ली। जल्दी से टेबल के पास जाकर एक पेन और पेपर लिया और उस पर कुछ लिख गुलाब के फूल के साथ चॉकलेट रख वहां से निकल गया। दूसरी तरफ आशी, जो कि सीसकते हुए रो रही थी लेकिन तिरछी नजरों से बार बार बालकनी और कमरे को जोड़ने वाले उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां चाहत और ख्वाहिश उसके साइको की आने की थी, पर वो अब तक नहीं आया। देखते ही देखते 20 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजरा पर साइको आया नहीं। आशी के दिल में गुस्सा और दर्द का तूफान एक साथ चल पड़ा था, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। छोटे छोटे कदम रखते हुए वह वापस कमरे की तरफ आए और इधर उधर नजर घुमाते हुए क्रिश को ढूंढने की कोशिश करती है। नजरों पर सन्नाटा ही मिला और तभी टेबल पर रखे चॉकलेट और गुलाब के फूल पर नजर गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी तो वहां रखे लेटर ने उसका ध्यान खींचा, जिसे उठाकर उसने तुरंत पढ़ना शुरू किया। सॉरी, एक बहुत जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर जल्दी आऊंगा। लेकिन फिलहाल ये रोज मेरे प्यार की खुशबू और यह मीठा मीठा चॉकलेट मेरी मीठी मीठी फायरफ्लाई के लिए। प्लीज रोना मत, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारा साइको तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और हाँ, अभी जो बकवास नीचे की उसका ख्याल भी दोबारा अपने दिमाग में मत लाना। और सबसे बड़ी बात, अब तक तुम्हारे जितने दोस्त थे वो काफी है। मैं अब एक और टॉलरेट नहीं करूंगा। दूर रहना उससे, वरना मैं उसे इतनी दूर पहुंचा दूंगा कि ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, समझी? आई लव यू। लेटर में लिखे क्रिश के शब्दों में उसका प्यार भी था, पजेसिवनेस भी, और उस पागलपन की झलक भी जो आशी का नाम आते ही बेकाबू हो जाता है। लेकिन आशी इस बार गुस्से में लाल थी। उसने लेटर को मसलते हुए चीखा, अपनी रूठी बीवी को मनाने से बड़ा कौन सा जरूरी काम हो सकता है तुम्हारे लिए? कहते हो आंसू नहीं देख सकते और खुद ही उनकी वजह बनते हो। तुम बदल गए हो साइको। यू डोंट लव मी एनीमोर। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, तारांकन। और फिर उसने पूरे कमरे को तहस नहस करना शुरू कर दिया। गुलाब, चॉकलेट, कुशन, शीशा, पर्दे, सब उस आग का शिकार बन गए जो उसकी आंखों में थी। तो वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में दोपहर की सुनहरी रोशनी पर्दों को चीरती हुई भीतर उतर रही थी, लेकिन इस रोशनी में भी एक उदासी घुली थी।
जैसे सूरज खुद स्याह बादलों से घिरा हो। एक कोना था उस कमरे का जहां तकिए के बीच अपनी मासूम सी दुनिया को छुपाए जेनी लेटी थी, टूटी, सहमी और सबसे ज्यादा अकेली। 3 दिन हो चुके थे अस्पताल से लौटे हुए। पीजी में रहने वाली जेनी इस बार श्रेया की जिद पर उसके अपार्टमेंट में थी, एक ऐसी जगह जहां अस्पताल बस कुछ मिनट की दूरी पर था। श्रेया और अथर्व अक्सर अपनी नाइट ड्यूटी के चलते यहीं रुकते थे। तो वही जेनी यहां आने के बाद एक पल के लिए भी कमरे से बाहर न निकली थी, ना किसी से बात करती और ना ही रोती चिल्लाती मानो आंसू सूख चुके थे। लबों ने बस खामोशी ओढ़ रखा था, एक ऐसी खामोशी जो चीखती नहीं लेकिन सब कह जाती है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और दो साए आकर ठिठके, अपनी जगह पर शांत और खामोश। श्रेया और अथर्व। श्रेया की आंखें नम हो गईं अपनी दोस्त को यूं बिखरा देखकर, और तभी अथर्व ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, संभालो खुद को चॉकलेट, क्योंकि उसे सिर्फ तुम संभाल सकती हो, और अगर तुम भी टूटी तो वो बिखर जाएगी। तुम्हें ये करना होगा। हम। अथर्व की बात पर श्रेया ने उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। श्रेया आंसू पोंछे और होठों पर मुस्कान चढ़ाए, वो मुस्कान जो सिर्फ एक दोस्त अपने दोस्त के लिए ओढ़ती है। जेनी, जेनी ये देख, तेरी आईडी पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। ओ माय गॉड, ये लड़का कितना हैंडसम है, और तुझे पता है इसकी प्रोफाइल तेरी प्रोफाइल से बहुत मैच करती है। जेनी, मुझे लगता है तुझे इसके साथ। इससे पहले श्रेया आगे कुछ कहती, जेनी ने फोन लेकर उसे ऑफ करते हुए साइड रख कहा, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है श्रेया, और तू ये जो कोशिश कर रही है ना, सब समझती हूं मैं। जेनी के शब्द पर श्रेया हैरान हुई। शब्द सादे थे लेकिन उनके पीछे एक तिरछा दर्द था। श्रेया कुछ कह पाती उससे पहले ही जेनी ने उसका हाथ थामा। मैं टूटी नहीं हूं और ना ही लड़खड़ा रही हूं, क्योंकि मेरे साथ तू है, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, मेरी बहन, मेरी फैमिली। तू ही तो है। फिर तुझे क्यों लगता है कि मुझे अपना गम भुलाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है? जेनी होठों पर कड़वी मुस्कान के साथ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, आ की दर्द भरी आवाज के साथ। एक हाथ जिसमें फ्रैक्चर हो चुका था और उसमें प्लास्टर चढ़ा था, गले में एक बेल्ट के सहारे लटका था, माथे पर बैंडेज। उसके कदम लड़खड़ाए थे लेकिन श्रेया ने उसे संभाला। जेनी, संभल कर। श्रेया घबराई और अथर्व जो कि दरवाजे पर खड़ा था मदद के लिए अंदर आने को हुआ, लेकिन तभी जेनी, दर्द उसकी रगों में था पर होठों पर वह मुस्कान गहरी हुई और उसने दूसरे हाथ से श्रेया के हाथों का सहारा लेते हुए कहा, कहा था ना तू है। उसकी आंखों में भरोसा था, तो वही श्रेया भी उसे हैरानी से देखने लगी। अथर्व भी अपनी जगह रुक गया और अब जेनी ने धीरे से श्रेया का सहारा लेते हुए सीधे खड़े होकर कहा, जानती हूं इस अकेलेपन और अंधेरे से निकलने के लिए मुझे प्यार की जरूरत है, पर यह भी जानती हूं कि मेरे लिए दुनिया का कोई भी प्यार या रिश्ता तेरे प्यार और तेरी दोस्ती से बढ़कर हो ही नहीं सकता। इसीलिए फालतू की यह कोशिश बंद कर दे। प्यार का क्या है, जब नसीब में होगा तो मिल जाएगा, लेकिन तब तक तेरी दोस्ती काफी है मेरे लिए, तो मेरी चिंता मत कर। जेनी अपने दर्द में भी आंखों में भरोसा और होठों पर खुद को मोटिवेट करने वाले शब्दों को लिए अपनी दोस्त से श्रेया को संभाल रही थी, तो वही उसकी जिंदा दिली वाली बातें सुन श्रेया उठी और बोली, फिक्र कैसे ना करूं, जरा देख खुद को, अस्पताल से आए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन तू ना तो कमरे से बाहर निकल रही है और ना ही, क्योंकि वक्त चाहिए मुझे, टूटी या बिखरी हूं इसलिए नहीं, बल्कि आगे कोई मुझे तोड़ ना दे इसलिए। जेनी ने श्रेया की सोच को रोक अपनी बात कहते हुए गंभीरता से बालकनी की तरफ कदम बढ़ाए, और एक बड़ी सी कई मालों की ऊंची बिल्डिंग के रेलिंग से लग नीचे सैकड़ों चींटियों की तरह चल रहे सैकड़ों लोग, हर कोई दौड़ में, कोई भी किसी के लिए नहीं को देखते हुए बोली, तुझे याद है श्रेया, सालों पहले बचपन में तेरे घर का वो कीमती स्टेचू मैंने गलती से तोड़ दिया था, और सजा के डर से मैं कितना रो रही थी, लेकिन तब तूने और आंटी ने मुझे संभाला और मुझे एक बहुत खास बात कही कि स्टेचू टूट गया क्योंकि उसमें जान नहीं है, और उसकी यही एक कमी है जो उसे इंसान से अलग करती है, लेकिन इंसान, उसके अंदर जान भी है, ख्वाहिशें भी, और उससे भी ज्यादा उम्मीद, उम्मीद जो रोशनी बनकर उसकी आंखों में चमकती है और जिंदगी जीने का जज्बा जगाती है। और जिस दिन इंसान ने अपने इस जज्बे को छोड़ दिया, उस दिन एक पल नहीं लगेगा उसे बेजान स्टैचू की तरह टूटकर बिखरने में। इंसान टूटता है लेकिन बिखरता तब है जब वो उम्मीद छोड़ देता है। और सच कहूं, उस दिन मैंने डिसाइड किया था, श्रेया की तरफ पलट मुस्कुराकर, कि मैं जीऊंगी अपने ख्वाहिशों के लिए, अपनी उम्मीद के लिए, और उससे भी ज्यादा अपनी जिंदगी के लिए, खुद के लिए, अपने उस हिस्से के लिए जो फिर से हंसना चाहता है, जो दोबारा उड़ना चाहता है। मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं स्टैचू नहीं हूं, मैं इंसान हूं।
मैं जेनी हूँ, जेनी। कहते हुए जेनी की मुरझाए आंखों में अचानक कॉन्फिडेंस आया और वो तेजी से आगे बढ़ बेड पर पड़ा अपना फोन उठाते हुए बोली, दिखा, कौन सा लड़का था, सचमुच हैंडसम है क्या? नाम क्या है उसका? जेनी अचानक मुस्कुराकर नॉर्मल बिहेव करने लगी। उसकी इस मासूम शरारत पर श्रेया की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार वो सुकून के आंसू थे। अचानक ही उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो जल्दी से आगे बढ़ जेनी के गले लग गई। जेनी, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई नो, बट आई एम प्राउड ऑफ यू। दोनों सहेलियां गले लगी तो दरवाजे पर खड़ा अथर्व एक हल्की मुस्कान के साथ भीगी आंखों से बोला, जज्बा हो तो जेनी जैसा। वो धीरे से पीछे मुड़ा तो अचानक आंखें सख्त हुई क्योंकि अपार्टमेंट का दरवाजा, जो कि फिलहाल खुला था, वह विद्युत खड़ा था। विद्युत को देखते ही अथर्व के हाथों की मुट्ठी कसी। उसने एक नजर कमरे में मौजूद जिनी और श्रेया को देखा और जल्दी से आगे बढ़ विद्युत का हाथ पकड़ अपार्टमेंट के बाहर आया। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे लेकिन गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या फिर से कोई घटिया प्रैंक करने आए हो या इस बार उसकी जान लेने का इरादा है? देखो विद्युत, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। तुम हमारे पुराने बिजनेस फ्रेंड्स के बेटे हो, इसीलिए मैं तुमसे अब तक इज्जत से पेश आ रहा था, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ अगर। अथर्व की बात पूरी होने से पहले ही विद्युत ने कहा, जो करना है कर लो, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन प्लीज मुझे एक बार जेनी से मिल लेने दो। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। देखो मैं जानता हूँ मेरी बेवकूफी के कारण उसे बहुत तकलीफ। तकलीफ? अथर्व ने विद्युत के शब्द रोके। तुम्हें अब उसकी तकलीफ का एहसास हो रहा है? मैं पूछता हूँ, यह एहसास उस वक्त कहाँ था जब तुमने एक लड़की के ट्रॉमा का फायदा सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि वो तुम्हारे आगे झुक नहीं रही थी, तुम्हारे बार बार के घटिया मजाक को इग्नोर कर रही थी। और यह बात तुम्हारे ईगो को इस कदर हर्ट कर गई कि जब तुम्हें उसके एक छुपे हुए डर का पता चला तो तुमने उसका फायदा उठाया, सिर्फ उसे डराने के लिए नहीं बल्कि हराने के लिए, अपनी सो कॉल्ड मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और जिसमें अब तुम कामयाब भी हो गए हो। कंग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए। तुम ना ही सिर्फ उस लड़की को हराने, उसे डराने और उसे दर्द देने में कामयाब हुए, बल्कि उसे रुलाने में भी कामयाब हुए। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 9 दिनों से वो लड़की अब तक सिर्फ रो ही रही है। लेकिन एक बात बताऊं, तुम एक मामले में हार गए, और वह है उसे तोड़ने में। मैं जानता हूं तुम्हें ये जानकर तो बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। क्यों, उस लड़की पर तुम्हारे घटिया मजाक का असर तो हुआ, लेकिन उस दरिंदे की तरह तुम भी उसे तोड़ने में नाकामयाब हुए। यू नो वॉट, क्योंकि शायद वो लड़की जानती है कि तुम जैसे लोग तो उसे हर मोड़ पर मिलेंगे, इसलिए वो खुद को समेटना जानती है। नहीं अथर्व, तुम गलत समझ रहे हो। मैं ऐसा कुछ, निकल जाओ यहां से और दोबारा उसके सामने आने की कोशिश मत करना, वरना इस बार तुम्हारी मुलाकात उस अकेली लड़की से नहीं होगी, बल्कि इस बार तुम्हारे खिलाफ मैं खड़ा रहूंगा। और हाँ, वादा करता हूं, इस बार मैं तुम्हारी फैमिली के साथ अपनी फैमिली के रिश्तों का ख्याल भी नहीं रखूंगा। रास्ता उस तरफ है। अथर्व ने सख्ती से उसे सामने की तरफ इशारा किया और उसकी बात पर विद्युत, क्योंकि पहले ही बहुत शर्मिंदा था, धीरे से अपना सर झुकाते हुए बोला, गलत था इसीलिए यह नजरें झुकी है, पर हमेशा झुकी रहेगी ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जो भी कहो अथर्व, पर मैं जानता हूं मैं गलत नहीं था और ना ही मेरे इंटेंशन गलत थे। हाँ, शायद मेरा तरीका गलत था और इसकी सजा पाने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं, पर इसकी सजा मुझे तुम नहीं बल्कि जेनी देगी। फिलहाल तो जा रहा हूं, पर यह मत सोचना दोबारा नहीं आऊंगा। विद्युत ने अथर्व की आंखों में आंखें डाल कॉन्फिडेंस से कहा, गलतियां इंसान से ही होती है। एक बार तुमसे हुई थी, आज मुझसे हुई है, पर फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हारे साथ पूरी दुनिया थी और मेरे साथ कोई नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार गया। मैं विद्युत वालिया हूं, विद्युत वालिया जिसने पीछे हटना नहीं सीखा। तो इस बार है जाऊं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक मुझे मेरे गिल्ड से आजादी नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कहकर विद्युत वहां से चला गया और अथर्व खामोशी से उसे देखता रहा। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश, आधे घंटे में मेरी बाहों में आओगी। सजा मुझे तुम नहीं बल्कि जेनी देगी। फिलहाल तो जा रहा हूं, पर यह मत सोचना दोबारा नहीं आऊंगा। विद्युत ने अथर्व की आंखों में आंखें डाल कॉन्फिडेंस से कहा, गलतियां इंसान से ही होती है। एक बार तुमसे हुई थी, आज मुझसे हुई है, पर फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हारे साथ पूरी दुनिया थी और मेरे साथ कोई नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार गया। मैं विद्युत वालिया हूं, विद्युत वालिया जिसने पीछे हटना नहीं सीखा। तो इस बार है जाऊं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक मुझे मेरे गिल्ड से आजादी नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कहकर विद्युत वहां से चला गया और अथर्व खामोशी से उसे देखता रहा। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश घर आया। कुछ परेशान सा था, माथे पर हल्के बल और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी लिए।
लेकिन कमरे में दाखिल होते ही उसकी आंखें सख्त हो गईं। चेहरे की परेशानी अब एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। नीली आंखों में सर्द हवाएं तैर रही थीं। और एक्सप्रेशन एकदम डार्क, जैसे अंदर से कुछ फट चुका हो। क्योंकि उसका सुकून, उसकी मोहब्बत, उसकी फायरफ्लाई, जो सिर्फ उसकी मौजूदगी से क्रिश के जख्मों पर मरहम रख देती थी, आज उसका एहसास भी कमरे में नहीं था। Where the hell are you, फायरफ्लाई? उसने बुदबुदाते हुए अपनी मुट्ठी भींची। उसकी निगाहें कमरे में दौड़ी। हर एक कोना, हर एक चीज उसने वैसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ढूंढता है। ना वो गुलाबी तकिया जिस पर क्रिश की तस्वीर थी और जिसे आशी हर रात सीने से लगाकर सोती थी, ना ही वो ब्लैंकेट जिस पर उसकी दीवानगी, जुनून और खूबसूरत दुनिया की एक प्यारी सी झलक थी, जहां शर्टलेस क्रिश की छाती पर चढ़ी उसकी फायरफ्लाई खिलखिलाकर हंसते हुए शरारत से हाथों में पेंटिंग कलर और ब्रश लिए अपने शर्टलेस डोमिनेटिंग साइको को पेंट कर रही थी। और उनके नन्हे जुगनू बिना कपड़ों के सिर्फ अपने डायपर में रंग बिरंगे इंद्रधनुष बने पूरे बिस्तर पर बिखरे हुए थे। वो रंग बिरंगे रंग उन सभी की इंग्लिश फेयर स्किन पर इस कदर चमक रही थी मानो इंद्रधनुष के 7 रंग। वो पूरा दृश्य बेडशीट पर एक ब्यूटीफुल कैनवस पेंटिंग की तरह नजर आ रहा था, जो आशी को बहुत प्यारा था। और पिछले 3 महीने से तो मानो अब उसे इसके बिना नींद ही नहीं आती थी। लेकिन आज वो सब गायब था। उसका एहसास तो दूर, उसके बच्चे भी कमरे में मौजूद नहीं थे। इसे गायब देख क्रिश की ठंडी आंखें छोटी हुई। डोंट, फायरफ्लाई, डोंट यू डेयर डू दिस टू मी। वो सांस भरता है, उसकी छाती तेजी से उठती गिरती है। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा सब कुछ तबाह करने के लिए। जल जाऊंगा मैं, और मेरे साथ तुम भी। कहते हुए क्रिश तेजी से कमरे से बाहर निकला और आशी को कॉल लगाने की कोशिश की, पर दूसरी तरफ से फोन स्विच ऑफ था। तो उसने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए मोबाइल हाउस मैनेजर को कॉल किया। क्वीन कहाँ है? उसकी खतरनाक और कर्कश आवाज सुनते ही हाउस मैनेजर की तो मानो सिटी गुल हो गई थी, क्योंकि क्रिश की आवाज अब ठंडी नहीं बल्कि ज्वालामुखी जैसी थी। उसकी नीली आंखें जैसे किसी मौत का फरमान लिख चुकी थीं, जिसे महसूस करते ही हाउस मैनेजर ने कांपते हुए कहा, क किंग को प्लीज आप गुस्सा मत करना, लेकिन क्वीन ने कहा है मैं आपको बता दूं कि फिलहाल वो आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, तो आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। लेकिन अगर फिर भी अपने जबरदस्ती की तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। सन्नाटा। लेकिन ये वो सन्नाटा नहीं था जो शांति देता है, ये वो सन्नाटा था जिसके बाद तबाही आती है। क्रिश ने फोन दूर किया और फिर उसे इतनी जोर से जमीन पर पटका कि स्क्रीन के साथ दीवार का कोना भी टूट गया। आया फायरफ्लाई, 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 क्यों क्यों करती हो तुम ऐसा? कहा था ना, वो लफ्ज तुम्हारा मत दोहराना ख्वाबों में भी नहीं। तुम मुझे छोड़कर जाओगी मुझे? हा 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 हा, बेवकूफ लड़की। क्रिश ने दांत पीसे। तुम्हारे लिए तुमसे दूर रहना हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे आजाद हो। इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है मेरी जान। तुम जानती भी नहीं हो मेरी दीवानगी, मेरे पागलपन को। जिस दिन तुम्हें महसूस किया था, तुम्हारी धड़कनों को अपने अंदर पाया था, उसी दिन से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसी दिन मैंने दुनिया से नाता तोड़ा था और तुमसे जोड़ा था। तुम मेरी लत नहीं, मेरी रगों में दौड़ता मेरा जुनून हो, मेरी तड़प मेरा सुकून हो। और मैं अपनी इस तड़प को, अपने इस सुकून को किसी को भी छीनने नहीं कहा कि नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। तुमने मुझे अपने करीब आने से रोका है ना, तो ठीक है। 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट। वादा करता हूं तुम खुद आओगी दौड़कर मेरे करीब, मेरी बाहों में, मेरी सांसों में। तुम बस देखती जाओ मेरी जान, बस देखती जाओ। गूंज थी पागलपन की। उसकी आवाज पूरे महल की दीवारों से टकराई। हाथ की नसें फूली हुई थीं, सांसें उखड़ी हुई और नीली आंखें जैसे मौत का ऐलान कर रही हों। वो अब बुरी तरह कांप रहा था, गुस्से से नहीं, उस मोहब्बत की भूख से जिसे सिर्फ एक ही नाम तृप्त कर सकता था, आशी। क्रिश अब भी तेजी से आगे बढ़ा। सारी हवाओं ने रास्ता छोड़ दिया और उसकी डोमिनेटिंग चाल से फर्श तक कांप उठा। दूसरी तरफ आशी अपनी छोटी सी बेटी इश्की को पालने में झूला झूलाते किसी गहरी सोच में गुम थी। आंखों से नींद गायब और धड़कन बेताब। अपने नाखून चबाते खुद से बोली, हाउस मैनेजर को बता तो दिया है, पर क्या साइको मानेगा? एक नंबर का जिद्दी, अगडू और बदतमीज इंसान है। प्यार करता नहीं, पास आता नहीं और दूर जाने नहीं देता। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। लेकिन मैं भी आशी द ड्रैगन क्वीन हूं। मैं भी देखती हूं इस बार यह साइको अपनी मनमानी कैसे करता है। नहीं जाऊंगी, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी उसके पास, फिर चाहे मेरे पास आकर नाक ही क्यों ना रगड़े। अरे मेरे भी जज्बात है, मेरे भी अरमान है, लेकिन उसे तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो ठीक है ना, अब मुझे भी फिक्र नहीं है उसकी। भाड़ में जाए खडूस कहीं का, हो कहकर उसने मुंह बनाया
और अपनी मासूम छोटी सी बच्ची की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो चुकी थी। दोनों बेटे तो अपने वक्त के पूरी तरह पाबंद थे। उनके सोने और जागने का टाइम मानो किसी बिजनेस शेड्यूल की तरह फिक्स हो, जिससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन बेटी वह तो रातों को भी कौवा उड़ाती थी। कब जागकर मुंह फाड़ना शुरू कर दे कोई भरोसा नहीं, और खास तौर से तब जब उसके डैडी उसके पास ना हो। बाप की चमची सो गई, अब मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे भी उस खडूस के चक्कर में कितने दिनों से कोई ठीक से सो नहीं पाए, लेकिन अब जब उसे मेरी नहीं पड़ी तो मैं उसके लिए क्यों मरूं। भाड़ में जाए वह मेरी बला से, मैं तो चली सोने, कहकर आशी उठी और बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन अभी 10 मिनट ही हुए होंगे जब अचानक ही इतने आलीशान और कई सौ फीट ऊंचे विला के टॉप फ्लोर, खास तौर से उसके साउंड प्रूफ कमरे में होते हुए भी, आशी को अचानक बाहर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसने हैरानी और ना समझी में खुद से कहा, अरे ये शोर कैसा। वो धीरे से अपनी जगह से उठी और बालकनी का विंडो जो कुछ हद तक खुला था और वहां से ठंडी ठंडी हवाएं पर्दे से छनकर कमरे के अंदर आ रही थी की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। उसने चारों तरफ नजर घुमाते रेलिंग से नीचे गार्डन एरिया की तरफ देखा, तो गार्डन के बीचों बीच उसे कुछ दूरी पर गहरे अंधेरे के बीच जगमगाती रोशनी और ऊंचाई पर होने के कारण उसे कुछ साफ नजर नहीं आया। यह क्या हो रहा है, इतनी भीड़। आशी अभी सोचती ही है कि उससे पहले ही वहां अचानक तेज रोशनी हुई और आशी की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि अब सामने का नजारा साफ साफ बिल्कुल शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट उसके सामने था। क्रिश का पागलपन 30 मिनट आशी बाहों में। अरे ये शोर कैसा। वह धीरे से अपनी जगह से उठी और बालकनी का विंडो जो कुछ हद तक खुला था और वहां से ठंडी ठंडी हवाएं पर्दे से छनकर कमरे के अंदर आ रही थी की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। उसने चारों तरफ नजर घुमाते रेलिंग से नीचे गार्डन एरिया की तरफ देखा, तो गार्डन के बीचों बीच उसे कुछ दूरी पर गहरे अंधेरे के बीच जगमगाती रोशनी और ऊंचाई पर होने के कारण उसे कुछ साफ नजर नहीं आया। यह क्या हो रहा है, इतनी भीड़। आशी अभी सोचती ही है कि उससे पहले ही वहां अचानक तेज रोशनी हुई और आशी की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि अब सामने का नजारा साफ साफ बिल्कुल शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट उसके सामने था। गार्डन के बीचों बीच चारों तरफ सिक्योरिटी की कतार, बीच में काले संगमरमर के चबूतरे पर खड़ा था क्रिश, शर्टलेस सिर्फ अपने ट्राउजर में। उसके चारों ओर की हवा भी जैसे सहमी हुई थी। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी और चारों तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार। चटाक चटाक की आवाज से माहौल गूंज रहा था। उसकी पीठ पर खून की लकीरें, गहरे जख्म, और सामने खड़ा लकी, उसका असिस्टेंट कम सिक्योरिटी गार्ड, हाथ में हंटर लिए, आंखें दर्द से बंद पर कांपते हाथों से अपने किंग के ऊपर एक के बाद एक कोड़े बरसा रहा था, जिसकी हर एक थाप मानो क्रिश के बदन से चमड़ी तक उखाड़ रही थी। तो वही क्रिश हंटर की हर एक मार के साथ मजबूत चट्टान की तरह कुछ यूं खड़ा था मानो उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन नीली आंखें जिसमें लाल धारियां उभरी हुई थी, उसकी सनक और पागलपन की गवाही चीख चीख कर दे रही थी। हालांकि उसके माथे पर सिलवट नहीं थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे दर्द नहीं हो रहा था। आखिर वह भी इंसान था, दर्द और तकलीफ तो उसे भी होती थी, लेकिन उसकी सनक और पागलपन के आगे वो कहाँ टिकने वाले थे। लेकिन उसकी माँ ऐना और पिता राहुल तो एक नॉर्मल इंसान थे। भाई रॉकी और निक, मासूम गौरी और नताशा, और उनमें भी सबसे सेंसिटिव खुशी आशी की माँ क्रिश का ये पागलपन देख जोर जोर से चिल्ला रहे थे। क्रिश ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा पागलपन है, प्लीज तुम रुक जाओ। अरे कोई आशी को बुलाओ। क्रिश बेटा वह आ जाएगी, प्लीज रुक जाओ। आंखों में आंसू और दर्द लिए सभी उसके लिए परेशान पैनिक कर रहे थे। ऐना का दिल दर्द से फटा जा रहा था। लेकिन क्रिश, जिसने अपने लिए ये सजा चुनी थी, या शायद अपनी मोहब्बत, अपनी फायरफ्लाई की दी हुई सजा के बदले एक सुकून का रास्ता, उसने लकी को रोकने का ऑर्डर नहीं दिया बल्कि जोर से दहाड़ा। शरीर में जान नहीं है क्या, या मेरी जगह तुम खड़े होना चाहते हो और मारो, खबरदार जो तुम्हारे हाथ रुके, क्योंकि फिर मेरे हाथ कोई नहीं रोक पाएगा। क्रिश की दहाड़ थी या मौत का फरमान। लकी के कैप्टे हाथों में सख्ती आए। वो जो अभी तक पसीने से भीग चुका था और जी जान लगाकर क्रिश पर कोड़े बरसाने लगा, तो वहीं क्रिश बिना किसी के दर्द पर ध्यान दिए उसकी नजरें आसमान की ओर उठी, जहां आशी खड़ी थी। ठीक उसकी आंखों में देखते हुए उसके होंठों के किनारे मुड़े, तो आशी की आंखों के आगे जैसे वक्त ठहर गया था। उस ऊंचाई से भी नीचे का नजारा इतना साफ था जैसे किसी ने शीशे पर उसकी पूरी दुनिया उतार दी हो। क्रिश का गुस्सा, ये सनक, आशी कांप गई। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। अब कैसे भागोगी मुझसे मेरी जान, मुझे अपने करीब आने से रोका था ना, अब खुद को रोको तो जानू।
क्रिश की आवाज फिर गूंजी, आंखों में चमक और होठों पर गुरूर भरी मुस्कान, मानो वो जानता था कि उसकी फायरफ्लाई अब खुद को रोक नहीं पाएगी। और तभी आशी के कमरे दरवाजा एक झटके में खुला। आशी, तुम्हारा वो साइको। गौरी और नताशा कमरे में घुसी तो आशी जैसे नींद से जागी और तेजी से आंखों में आंसू लिए। सर्वेंट से कहो मेरा सामान कमरे में शिफ्ट करवाएं और बच्चों को संभालो। बिना एक भी पल गवाए तेजी से बाहर भागी, उसकी आवाज जैसे आग की लपट थी, तेज और जलती हुई, दिल के हाथों मजबूर फैसला कर चुकी थी। बिना चप्पल, बिना होश के, पल्लू हाथों में लपेटे, उसके कदम अब किसी और के इशारों पर नहीं, अपने दिल की हर धड़कन से तेज दौड़ रहे थे। वो जैसे वक्त के खिलाफ दौड़ती जा रही थी। कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की चंद सेकंड का फासला उसे जन्मों के फासले की तरह लग रहा था, और लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही हॉल से होते हुए गार्डन की तरफ दौड़ गई। गार्डन, जहां अब भी कोड़े गूंज रहे थे, हवाएं कांप रही थी, उनमें सनक अब भी जिंदा थी। क्रिश अपनी आंखें बंद किए हवाओं में उस बेताब खुशबू को महसूस कर चुका था जो तेजी से उसकी तरफ बहती हुई आ रही थी। और साइको, दिल को सुकून पहुंचाने वाली वह दर्द भरी आवाज फिजाओं में घुल गई। इस आवाज के साथ ही पैनिक करते सभी लोगों की निगाहें घूमकर कुछ दूरी पर खड़ी आशी की तरफ गई। ऐना की आंखों में चमक आई, शायद उसका पागल बेटा अब रुक जाए। बस यही शब्द थे जो क्रिश की बंद आंखों के नीचे एक मुस्कान की तरह फूट पड़े। सब कुछ थम गया और हंटर बरसाते लकी का हाथ मानो कुछ सेकंड के लिए अपनी जारदोजहत में खो गया कि वह रुके या अपना काम करता रहे, क्योंकि अगर उसके किंग को ये बात पसंद ना आए तो उसका सर उनके ही कदमों में पड़ा मिलेगा। लेकिन अगले ही पल क्रिश ने उसकी इस कंफ्यूजन को भी दूर किया, अपनी डीप और कोल्ड वॉइस में दांत पीसते हुए, जब तक रुकने को ना कहा जाए कोशिश भी मत करना। क्रिश की चेतावनी हवा में बर्फ की तरह गिरी। लकी की आंखें भर आईं, पर डर और वफादारी के बीच झूलते उसके हाथ फिर से उठे और चटाक शर्टलेस, खून से भीगा बदन, आंखों में जुनून और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान लिए खड़ा था। लकी का हर वार आशी की रूह पर उतर रहा था। आशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इस मंजर से नजरें हटाना चाहती थी, पर चटाक शोर गूंजता जा रहा था और ऐना के साथ साथ घर के सभी फैमिली मेंबर्स के दिल की धड़कन मानो रुकती जा रही थी। क्रिश की पीठ, जो कि आशी की तरफ थी, खून से लथपथ, पूरी तरह भीगी हुई आशी के दिल पर छुरियां चला रही थी। तो आशी जोर से चिल्लाए, रुको। वो चिल्लाए तो थी, पर शायद लकी के कानों में गई नहीं। उसने देखा, दर्द का सिलसिला अभी भी चालू है, और बस अब उसके कदमों ने वहां रुकने की हिम्मत ना की और तेजी से दौड़ते हुए वह एक झटके में अपने साइको के सीने से लग गई। नहीं, प्लीज रुक जाओ। उसका कांपता बदन, उसकी भीगी पलकों से गिरते आंसू और उसकी चीख जो अब क्रिश की बाहों में थी, जिसका एहसास ही क्रिश की रगों में सुकून की नदियां बहा चुकी थी। क्रिश की बंद आंखों के बावजूद होठों पर एक गहरी पागल मुस्कान बिखर गई, और अगले ही पल जैसे ही लकी के हाथ प्रहार के लिए उठे, क्रिश ने यूं ही एक हाथ से अपनी फायरफ्लाई की कमर थौमे अपनी बाहों में संभाला और दूसरे हाथ से हवा की तेजी से हंटर को हवा में ही रोक लिया और धीरे से आशी के कानों में दीवानगी की सांस छोड़ते बोला, क्या हुआ, अब नहीं जाओगी मुझे छोड़कर? उसकी आवाज, उसकी मोहब्बत, उसकी पागलपन की दहलीज लंघ चुकी थी। लेकिन अगले ही पल चटाक फिजाओं में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज चुकी थी। तो आसपास खड़े सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। खुशी और ऐना की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, होठों पर हाथ चले गए तो वही क्रिश का चेहरा एक तरफ झुक गया, पर होठों पर वह कातिलाना मुस्कान अभी कायम थी। उसने अपनी नीली नजर उठाकर गाल को सहलाते आशी की तरफ देखा, जो अपनी खून बरसाती गुस्से भरी काली आंखों से उसे घूर रही थी, और गहरी गहरी सांस लेते हुए दांत पीसकर बोली, यू आर क्रेजी, पागल हो तुम। ये सुन, क्रिश ने आशी की कमर को थामा, झटके से अपने करीब किया और नॉट इवन जस्ट क्रेजी, इवन योर साइको माई लव कहकर उसने बिना एक पल गवाए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला, क्योंकि क्रिश अब अपनी फायरफ्लाई के होठों को बेताबी से चूम रहा था, या यूं कहें होठों को पी रहा था। तो वही उसके दर्द, खून और जख्मों से भरे बदन को देख मां ऐना की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये लड़का पागल है, मैंने तो पहले ही कहा था, बेचारी मेरी बच्ची। राहुल ने मायूसी से सर झटका तो खुशी बेचारी अपना माथा पीटते हुए खुद से बोली, कभी कभी लगता है राम जी ने हम दोनों माँ बेटी की किस्मत एक ही कलम से लिखी है। जिंदगी गुजर जाएगी इन पागलों को संभालते। जान, तुमने मेरे बारे में कुछ कहा? अक्षत जिंदल बड़ी शालीनता से पेंट की दोनों पॉकेट में हाथ डाले एटीट्यूड से चलते हुए उस तरफ ही आ रहे थे। बदन पर पहना 5 पीस सूट,
और उनके पीछे आ रहा उनका बेटा अंश, जिसके हाथ में एक लैपटॉप बैग था। ग्रे बिजनेस सूट में काफी अट्रैक्टिव और डैशिंग लग रहे थे। शायद रात के इस वक्त किसी बिजनेस मीटिंग को हैंडल कराए थे। सामने का नजारा देख अक्षत और अंश ने अपनी नजर फेरी और अपनी अपनी बीवी की कमर में हाथ डाल अपने करीब करते हुए कहा, जान, अगर रोमांस का इतना ही मूड है तुम मुझे कहा होता। एक तो क्या 10 बिजनेस मीटिंग लात मार कर आ जाता। इस तरह किसी और का प्राइवेट मोमेंट्स देखना बैड मैनर्स जान। प्राइवेट मोमेंट्स? अक्षु, ये लड़का पागल है, जरा देखो इसने कैसे। सो वॉट मॉम, प्यार में सब पागल होते हैं, जैसे मैं अपनी स्वीट हार्ट के प्यार में, और डैड आपके। एम आई राइट बड़े शैतान? अंश ने फक्र से अपने डैड की तरफ देखा। जिस पर अक्षत के होठों की डेविल स्माइल गहरी हुई। ऑफ कोर्स छोटे शैतान, देखा जान, तुम्हारा बेटा भी मेरे साथ रह रहकर कितना इंटेलिजेंट हो गया। और एक तुम हो जो अब तक ये बात नहीं समझी। फिर कोई बात नहीं, कमरे में चलो मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं तुम्हें क्लासेस देने के लिए, है ना। कहते हुए अक्षत के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी और उन्होंने धीरे से अपनी जान के होठों पर किस किया। तो खुशी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अक्षत के सीने पर हाथ रख उन्हें खुद से दूर धक्का देते हुए मुंह बनाकर बोली, क्लासेस माय फूट। अक्षु, आप समझ नहीं रहे, वो लड़का। ओ कम ऑन जान, ही जस्ट लव्स योर डॉटर। दिस इज नॉट अ क्राइम। इन फैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह खुद को तकलीफ देकर तुम्हारी बेटी को उसके तकलीफ से दूर कर रहा है। हाँ, तरीका थोड़ा अलग है, या शायद बहुत अलग, तुम नहीं समझोगी, क्योंकि ये दीवानगी की बातें सिर्फ दीवाने समझते हैं। तो तुम रहने दो और मेरे साथ चलो। वैसे तुमने मुझे पिछले 9 दिनों से लिप टू लिप किस नहीं दी थी। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से ये दिन गुजारे हैं। तो अब सबका हिसाब पूरा करना है, जी भरकर किस करनी है और रोमांस अफ इस बार माय फेवरेट पोजीशन ऑफ। कहकर अक्षत ने अपनी बीवी खुशी को बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाया और उनकी बात पर खुशी की आंखें हैरानी से फैल गई। उन्होंने जल्दी से अक्षत की बाहों में मचलते हाथ पैर मारते हुए कहा, अक्षु नीचे उतारिए मुझे, आपको शर्म नहीं आती, यह आप कैसी बातें। यू। खुशी के होंठ अक्षत के होठों से पैक हो चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ अंश भी मौका देखते ही अपनी पत्नी काजल को कंधे पर उठाकर अपने साथ ले जाने लगा और काजल शर्मा कर उसकी पीठ पर पंच मारते हुए बोली, अंश नीचे उतारो मुझे, मैं चल सकती हूँ। आहे, पता है, पर अब चलने लायक नहीं रहोगी स्वीट हार्ट। पिछले 9 दोनों की कसर पूरी करनी है, इसीलिए अब कंधे और बाहों में चलने की आदत डाल लो। अंश की बेशर्मी भरी बात सुन काजल की आंखें हैरानी से फैली, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल भी अपना सर झटकते पत्नी ऐना का हाथ पकड़ बोले, ओह कम ऑन एंड स्वीट हार्ट, तुम भी किसके लिए आंसू बहा रही हो। तुम्हारे बेटे को तो आदत है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ मैं बहुत समझदार हूँ, इसलिए ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी जरूरत का ख्याल ना रखो। अरे मैं भी मर्द हूँ यार, मेरे अंदर भी फीलिंग है, जज्बात है, जो पिछले 9 दिनों से मचल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था स्वीट हार्ट। राहुल होठों पर शरारती मुस्कान लिए अपनी उंगलियों को धीरे धीरे अपनी पत्नी ऐना के टॉप के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हरकत पर ऐना, जो कि अब तक अपने बेटे के लिए परेशान थी, गुस्से से मुंह बनाते हैं उनका हाथ झटक कर बोली, सोचना भी मत, तुम्हें रोमांस की पड़ी है, बेटे के जख्म नजर नहीं आ रहे हैं। कैसे बाप हो तुम। अरे अब इसमें मेरी क्या गलती है स्वीट हार्ट, मैंने थोड़ी ना मारा है उसे, और रही बात जख्म की, तो जिसे चोट लगी है वो रोमांस कर रहा है, तो मैं तो फिर भी उसका बाप हूं, मेरा भी तो हक बनता है। तुम बेटे की छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो, वरना बेटे ने तो सिर्फ कोड़े खाए हैं, मैं पकोड़े खा खाकर अपनी हालत खराब कर लूंगा। हाँ, फिर मत कहना मैंने वार्निंग नहीं दी। प्लीज चलो ना, बहुत मन कर रहा है। कहते हुए राहुल बीवी का हाथ पकड़कर उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे कि तभी पीछे से रॉकी ने तेज आवाज लगाते हुए कहा, डैड रोमांस के लिए ऐसे भी कौन मांगता है। अरे हक है आपका, लूट लो। अरे मैं तो कहता हूं कंधे पर उठाकर ले जाओ मॉम को। रॉकी की बात पर समर ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या यार रॉकी, तू भी कैसी बातें कर रहा है। अरे बाबा की उम्र देख, अरे वो अपने घुटनों पर चल रहे हैं और हमारे बच्चों को खिला रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। बाबा मैं क्या कह रहा था, अगर आप कहो तो मॉम को उठाकर हम कमरे में पहुंचा दे। अब आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, आखिर बेटे किस दिन काम आएंगे। वैसे रॉकी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये बाबा इतने ढीले हैं, रोमांस के खाली पतीले हैं, तो आखिर इन्होंने तुम 3 भाइयों के लिए इतनी मेहनत कैसे की। यू नो वॉट, मुझे लगता है मोम ने ही कोशिश करती होगी, क्योंकि इनके बस का तो कुछ नहीं है ना बाबा। समर रॉकी के साथ मिलकर साफ तौर पर अपने बाबा का मजाक उड़ा रहा था
और उन दोनों की शरारत पर जहां एक तरफ ऐना की आंखें हैरानी से फैल गई तो वहीं दूसरी तरफ राहुल का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उन्होंने एकदम से दांत पीसते अपने जूते निकालकर कहा, क्या कहा तुम लोगों ने नालायको, तुम रुको, तुम्हें तो मैं। अरे बाप रे, भागो, बाप मार डालेगा। वो दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए सर पर पड़ा जूता कैच कर अलग अलग दिशा में भागे। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश, जो कि नॉनस्टॉप अपनी फायरफ्लाई को बाहों में समेटे किस कर रहा था, और आशी उसकी इस डीप किस से खुद को संभाल नहीं पा रही थी, उसकी बाहों में बिखरती जा रही थी। तो वहीं कुछ दूरी पर खड़ा एक शख्स अपनी डार्क ग्रीन आंखों से हाथों की मुट्ठी कसे डांट पीसते यह नजारा देख रहा था। उसकी आंखें मानो लावा बन चुकी थी। आशी का नया दीवाना मरीज इश्क। राहुल का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उन्होंने एकदम से दांत पीसते अपने जूते निकालकर कहा, क्या कहा तुम लोगों ने नालायको, तुम रुको, तुम्हें तो मैं। अरे बाप रे, भागो, बाप मार डालेगा। वो दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए सर पर पड़ा जूता कैच कर अलग अलग दिशा में भागे। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश, जो कि नॉनस्टॉप अपनी फायरफ्लाई को बाहों में समेटे किस कर रहा था, और आशी उसकी इस डीप किस से खुद को संभाल नहीं पा रही थी, उसकी बाहों में बिखरती जा रही थी। तो वहीं कुछ दूरी पर खड़ा एक शख्स अपनी डार्क ग्रीन आंखों से हाथों की मुट्ठी कसे दांत पीसते यह नजारा देख रहा था। उसकी आंखें मानो लावा बन चुकी थी, जैसे उनके अंदर कोई सुलगता हुआ तूफान बंद था। वो था डैनीज मार्टिन। उसकी रग रग में गुस्सा दौड़ रहा था। आशी की तरफ देखते हुए उसके जबड़े भिंच गए और होठों से एक धुआं सा निकला। तुम उसे इस तरह कैसे छू सकते हो, क्रिश डेविडसन, कैसे? क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़ाई तुम्हारे पागलपन से खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तक मोहब्बत के इस खेल और इस लड़ाई में तुम अकेले थे, लेकिन अब इसमें डैनीज मार्टिन जुड़ चुका है, जो अपना हक कभी किसी को नहीं देता। प्यार से मिले तो ठीक, वरना छीनना भी जानता है, और इस बार मैं इसे छीनने के लिए तैयार हूं। और देखना यह है कि तुम इसे बचाने के लिए तैयार हो या नहीं। बहुत दीवाने हो ना उसके। क्या कहते हो उसे? तुम्हारी फायरफ्लाई। चू 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 चू। फायरफ्लाई थी, बट नाउ शी हैज टू बिकम माई लिटिल स्वॉन, क्योंकि अब वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, सिर्फ मेरी। डैनीज की आंखें अब महज नफरत से नहीं, हक से भरी थीं। आशी को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब दर्द और गुस्सा उभरा। अपने इस पागलपन और दीवानगी से तुम उसे आज तो अपने करीब ला सकते हो, लेकिन आगे नहीं ला पाओगे, यह मेरा वादा है तुमसे, क्योंकि अब तुम्हें मेरी सनक का सामना करना होगा। ड्रैगन किंग, तुम बस देखते जाओ, मैं कैसे तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी इकलौती दीवानगी को तुमसे छीनता हूं। उसने बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज इतनी भारी और इरादे इतने खतरनाक थे कि जिसे समझ उससे चंद कदम की दूरी पर मौजूद व्हीलचेयर पर बैठी उसकी मां सलोनी का दिल धक धक करने लगा। न जाने कैसे, लेकिन वह डैनीज के दिल में चल रहे ख्याल को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, और जिसके होने वाले अंजाम का अंदाजा लगाकर उनकी रूह तक सिहर उठी थी। नहीं, नहीं, हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूं? डैनीज की आंखों में बगावत। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वरना वह अपनी तबाही खुद ही चुन लेगा, और मैं हर चीज की तरह इसे भी खो दूंगी, जैसे कभी मॉम और डैड को खोया था, जैसे कभी विवान ब्रो को, और मैं भी तो। नहीं नहीं, मैं वो अंजाम अपने बेटे का नहीं होने दूंगी। डैनीज, डैनीज, तुम्हें समझना होगा कि तुम किस ज्वालामुखी के करीब जा रहे हो। सारी गलती मेरी है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सोचते हुए सलोनी जी भविष्य में होने वाली तबाही का अंदाजा लगाकर ही बुरी तरह कांप रही थी। उन्होंने जल्दी से व्हीलचेयर को बेटे डैनीज की तरफ घुमाया और उसका हाथ पकड़ सख्त आवाज में कहा, डेनिस, कम विद मी। मॉम, बट डेनिस, आई सेड कम विद मी। और अपनी मां की आवाज में ऑर्डर को सुन। डेनिस अपनी खतरनाक इरादों भरी नजरों से दूर क्रिश की बाहों में खड़ी आशी को एक नजर देखता है। फिलहाल तो जा रहा हूं, पर बहुत जल्दी लौटूंगा वह हासिल करने जो मेरा है, जो वक्त ने मुझसे छीना है, पर ज्यादा देर तक नहीं। अपने खतरनाक इरादों के साथ, ना चाहते हुए भी डैनी सलोनी जी के साथ वहां से निकल गया। तो वही अपने किंग को फाइनली अपनी क्वीन की बाहों में सौंप। लकी भी एक झटके में आसपास खड़े सभी सिक्योरिटी और लोगों को वहां से जाने का इशारा कर 9-2-11 हो चुका था। वो तेजी से आगे बढ़ा, जब अचानक ही बादल गरजे और एकाएक वहां तेज बारिश शुरू हो गई। तो भीगने के डर से लकी दूसरी तरफ दौड़ डेकोरेशन में लगे एक शेल्टर के नीचे छप गया कि तभी उसकी नजर विला के फर्स्ट फ्लोर पर बने एक कमरे की तरफ गई, जिसकी कांच के बने बालकनी विंडो को चित्रा जल्दी जल्दी बंद कर रही थी। गीले खुले लंबे बाल, भीगे होंठ और बदन पर वाइन पर्पल नाइटी। लकी की आंखें कुछ पल वहीं ठहर गई। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश लगातार आशी को किस कर रहा था। हर एक किस उसके पजेसिव प्यार की मोहर थी। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी जैसे उसने आशी को अपने सीने से बांध लिया हो।
आशी उसकी बाहों में बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। खुद को संभालना उसके लिए अब नामुमकिन हो गया था। उसकी सांसें तेज थी और आंखें नम, पर वो विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी ये पागलपन सिर्फ क्रिश का नहीं, उसका भी था। अब उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तो क्रिश के सीने पर हाथ रख खुद से दूर करने की कोशिश की, जिसे महसूस कर क्रिश ने धीरे से उसके होठों को छोड़ा और एक गहरा गुर्राता हुआ शब्द निकला, जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, हक है तुम्हें, पर अगर आज के बाद छोड़कर जाने की बात की ना तो क्या? हाँ, पास आते नहीं, दूर जाने नहीं देते, और अब तो तुम्हें मेरे आंसुओं से भी फर्क नहीं पड़ता, तो तुम ही बताओ क्या करूं, मैं मर जाऊं? शट अप फायरफ्लाई, क्रिश गुर्राया और उसकी कमर पर पकड़ और मजबूत की। लेकिन आशी कहाँ पीछे हटने वाली थी, बल्कि अपना पूरा गुस्सा साइको पर उतारते हुए उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए रोते बोली, भाड़ में गया तुम्हारा शट अप, मैं शट अप नहीं होगी, तुम शट अप हो, क्योंकि अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली, समझे? और तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे खुद को टॉर्चर करके मुझे अपने पास आने के लिए मजबूर कर दोगे? बिल्कुल नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे तुम्हें नहीं पड़ता। तुमने मुझे इग्नोर किया ना, तो अब मैं भी करूंगी। अच्छा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या? सच में तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। कहते हुए क्रिश की नजर आशी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए उसके पैरों में जा ठहरी, जहां उसके पैरों में चप्पल तक न थी। क्रिश के होठों पर एक डेविल स्माइल आई तो उसकी नजरों का पीछा करते आशी ने जैसे ही अपने कदमों की तरफ देखा वो सब पका गई। जल्दी से अपनी पलकें झपकाते इधर उधर देखते हुए बोली, अब पहन कर आई थी पर टूट गई तो रास्ते में छोड़ दी। अगले ही पल क्रिश को घूरते उंगली दिखाते, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे लिए आई हूं। मुझे सचमुच फर्क नहीं पड़ता, तुम छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती और मैं? क्रिश ने यूं ही मुस्कुराते एक कदम पीछे लिया और सीने पर हाथ बांध लिए। मैंने तो कोई जबरदस्ती नहीं की। तो आशी चीढ़कर मुंह बनाते, अरे वाह, जबरदस्ती नहीं है तो क्या है, तुमने ही तो मुझे। कहते कहते उसके शब्द होठों में ही रह गए और होंठ दांतों के बीच आए, क्योंकि क्रिश ने तो उसके साथ सचमुच जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि वह खुद आई थी दौड़कर उसके पास। इस बात का एहसास होते ही उसने क्रिश की आंखों में देखा, जो शरारत से मुस्कुरा रहा था। तुम कुछ कह रही थी फायरफ्लाई? आशी नर्वस हुई, क्योंकि अब क्रिश उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। तो आशी अपना झूठा गुस्सा दिखाते इधर उधर देखते हुए बोली, हाँ हाँ, तो इसे जबरदस्ती ही कहते हैं, किसी को उसकी मर्जी के बिना आने को मजबूर करना। जबरदस्ती? मर्जी के बिना? क्रिश एकदम से उसके सामने यहाँ खड़ा हुआ और एक हाथ बढ़ाकर चिन पकड़ ऊपर करते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल बोला, इसका मतलब तुम आना नहीं चाहती थी? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या क्या कर रही हो मतलब? वो मैं शोर सुनकर आ गई थी, अब बस जा ही रही हूं। हाँ तो फिर जाओ ना, मैंने तो नहीं रोका। कहते हुए क्रिश धीरे से अपनी जगह सीधा खड़ा हुआ तो आशी का मुंह खुला का खुला रह गया। हे सच में चली जाऊं? और अगले ही पल नाक फूलाते आंखें छोटी कर पैर पटकते लुक ऑफ ट्रायम्फ, हाँ ठीक है, जा रही हूं। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े रहने का। खडूस ड्रैकुला कहीं के, जा रही हूं मैं, दोबारा मत बुलाना अपने पास। वो गुस्से से वहां से जाने लगी, जब अचानक ही की दर्द भरी आवाज से उसके कदम ठहरे और वो जल्दी से पलट, घबराते हुए क्रिश को संभालने की कोशिश करते हुए। साइको, तुम ठीक तो? अगले ही पल क्रिश ने उसका हाथ पकड़ गोल घुमाते हुए अपने करीब कर लिया और इससे पहला आशी कुछ समझ पाती बारिश शुरू हो गई। दोनों झमाझम बारिश में भीगने लगे कि तभी क्रिश ने कहा, मरीज इश्क हूं मैं, कर दे दवा। आशी की आंखों में देखते, गालों पर बिखरे बाल कानों के पीछे करते हुए, मरीज इश्क हूं मैं, कर दे दवा। आशी के गुलाबी होठों को अपनी उंगली से रगड़ते किसी ड्रग एडिक्ट की तरह। तलब है तू है नशा, कमर में हाथ डाल अपने करीब करते हुए। गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ। आशी के गालों को चूमते, मरीज इश्क हूं मैं, कर दे दवा। आशी के हाथ पकड़ दिल पर रखते हुए, हाथ रख दे तो दिल पे जरा, हाथ रख दे तो दिल पे जरा। आशी के आसपास घूमते हुए आसमान की तरफ इशारा कर, तुझे मेरे रब ने मिलाया। उसका हाथ पकड़ झटके से सीने से लगाते हुए, मैंने तुझे अपना बनाया, आंखों में देख, होठों को चूमते हुए। अब ना बिछड़ना खुदाया, मोहब्बत रूह की है लाजिम फिजा। हाथ रख दे तो दिल पे जरा। कृष्ण ने आशी का हाथ अपने दिल पर रखा था तो आशी भी आंखों में आंसू लिए धीरे से उसकी धड़कन पर किस करते हुए, चाहा तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से। कृष्ण के जख्म अपने हाथों से सहलाते, जख्मों पर किस करते हुए, पाया तुझे तेरी अदा से, करम हद से है ज्यादा मुझ पे तेरा। कृष का हाथ अपनी धड़कन पर रखते हुए, हाथ रख दे तो दिल पर जरा,
तुम बहुत बुरे हो साइको, मुझे बहुत रुलाते हो। क्या जरूरत थी ऐसा पागलपन करने की? आशी ने रोते हुए अपने निचले होंठ बाहर निकाल मासूमियत से शिकायत की। तो क्रिश उन मुलायम गुलाबी होठों को अपने होठों में भर हल्के से स्मूच करते हुए बोला। तो क्या करता, तुमने कोई और रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। कहा था ना आकर मनाऊंगा, तो क्यों गई थी कमरा छोड़कर? और ऊपर से धमकी दी कि अगर मैं आया तो